नमस्कार दोस्तों, मैं विधिक आजादी से डॉक्टर एस सी पटेल। दोस्तों, हम लोग अपने इस चैनल पे आपको अलग-अलग तरह से भारतीय संविधान और कानून और खासकर कहें यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की जो भी एग्जाम होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती ही जा रही है इन्वायरमेंट को लेकर, खास करके विंटर सीजन में इन्वायरमेंट को लेकर के कुछ ज़्यादा ही समस्या बढ़ जाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कहा है कि आम मानव के जीवन को लेकर के वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपनी तत्परता जो दिखाया है उस पे चर्चा करना है कि अरावली पर्वत क्या, कैसे और क्या नुकसान और क्या लाभ है। यहाँ पे लाभ और हानि मुख्य बात होगी। चलिए देखते हैं अरावली पर्वत की उत्पत्ति कहाँ से होती है और कहाँ तक जाती है। आप इस स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे भारत के अलावा कुछ उसके पड़ोसी देश और जो समुद्री सीमाएं हैं जिसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और अन्य जो चीजें इसके साथ साथ जुटी हुई हैं उनको भी आप इस मैप में विजुअल कर पा रहे हैं। इसको लेकर के जो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, लिखा हुआ है अरावली रेंज। ये जो अरावली है यहाँ पे, यह आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 4 राज्यों से शुरू कहाँ से होता है। गुजरात का एक जगह है पालमपुर, वहां से शुरू होकर के राजस्थान होते हुए हरियाणा के माध्यम से निकलते हुए यह दिल्ली तक जाता है। दिल्ली का कौन सा जगह है, जिस तरह से पालमपुर गुजरात का है, दिल्ली का जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या दूसरा स्थान उसी के पास है जिसका नाम है मजनू का टीला। ये 2 स्थान आपको अलग अलग जगहों पे लिखित मिलेगा, लेकिन आप कभी कंफ्यूज न होंगे, दोनों आसपास ही है। मजनू का टीला और जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उसकी बात की जाती है। इसकी लंबाई लगभग कुछ किताबों में 700, कुछ में 800, मान के चलिए कि 7 से 800 किलोमीटर का रेंज यह कवर करती है और सबसे ज्यादा इसकी दूरी राजस्थान में है। इसी के रहने से थोड़ी सी राजस्थान के एरिया में जो सूखा या डेजर्ट या रेगिस्तान कहें उससे बचा गया है, नहीं तो अब तक बहुत सारा पार्ट राजस्थान का रेगिस्तान के रूप में कन्वर्ट हो गया होता। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हम लोग इस विधि आजादी के माध्यम से चर्चा करेंगे और आप लोग अपने कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि जो भी समस्याएं अगर आपको आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात और यहाँ पे देखेंगे दिल्ली, ये बीच में राजस्थान और हरियाणा का रेंज आता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको लेकर के और देखते हैं कि किस किस तरह से बातें सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग चीजों में कही गई है। यहाँ देखेंगे तो अरावली पर्वत क्या है, व्हाट इज अरावली रेंज। अरावली पर्वत कोई एक पहाड़ नहीं है, मतलब एक पहाड़ के रूप में न जाना जाए बल्कि पहाड़ियों की एक लंबी कतार है, मतलब इसमें कई पहाड़ियां लगी हुई हैं। हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे कि अरावली में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है और उसका महत्व क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे आगे। आप चैनल पे बने रहिए और आपको मजा भी आएगा, क्योंकि इसकी जो पर्वत श्रृंखला है पुरानी होने के साथ साथ बहुत सारे उपयोगिता के लिए यह इसका दोहन कर रहे हैं लोग। जो गलत हो रहा वो भी चर्चा करेंगे। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, मतलब जो भारत में जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं यह सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। इसकी उम्र लगभग 300 से 350 करोड़ साल मानी जाती है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ करोड़ की बात की जा रही है, न कि हजार की बात की जा रही है, इतना पुरानी है। इसीलिए इसका कन्वर्जन बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुका है। यही मात्र इसका बेसिक कारण है इसके खनन का। मतलब क्या निकलता है, यह एक अनुमान लगाने का एक रास्ता दे रहा हूं मैं आपको कि जब डायनासोर भी नहीं थे तब
अरावली पर्वत थी, उस समय भी थी जब डायनासोर नहीं थे। मतलब आप ईयर को देखेंगे 300 टू 350 करोड़ ईयर की बात की जा रही है। अरावली कहाँ से कहाँ तक है, मतलब उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अरावली पर्वत गुजरात का वह स्थान जो जिसे कहते हैं पालमपुर, राजस्थान से गुजरता हुआ हरियाणा और दिल्ली तक जाता है। मैंने अभी जस्ट पहले आपसे इसके बारे में चर्चा किया। इसकी कुल लंबाई आप यहाँ देख सकते हैं कि 700 से लगभग 800 मान के चलिए, इसी के बीच में यह पाया जाता है। राजस्थान का माउंट आबू जो एक पर्यटक स्थल है, इसी पे स्थित है, अरावली पर्वत पे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि माउंट आबू कहाँ पे है, या अरावली पर्वत में कौन कौन सी शिखरें हैं। अगर तो फिर माउंट भी दे देगा माउंट आबू, तो गलत क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए आप लोग नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत कम मिलेंगी। इन स्टेट्स को भी लिखिए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली लिखिए। ये 4 स्टेट्स आपके सामने हैं, इनका रेंज यही है। और आगे अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी पीक क्या है। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जानते हैं एवरेस्ट है, उसी तरह से यहाँ पे इसकी भी चोटी की बात की जा रही है। सभी विश्व के सभी पर्वतों की सबसे ऊंची चोटियों की चर्चा हमेशा रही है, सबसे नीचे के बारे में कोई नहीं पूछता है, न तो पूछने का कोई औचित्य बनता है। अरावली की सबसे ऊंची शिखर है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा स्थान किसका है? गुरु का। मतलब यहां से रख लें कि आने वाले समय में सबसे बड़ा अरावली मतलब आने वाला, गुरु का शिखर सबसे ऊंचा होगा, मतलब गुरु होगा। गुरु मतलब बड़ा, इसे पकड़ लें, मतलब गुरु मतलब बड़ा है। यह माउंट आबू में स्थित है। जो अभी जस्ट आपने देखा कि माउंट आबू क्या है, कैसे, इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। यह देखिएगा, 1722 मीटर का मतलब क्या है दोस्तों? 1722 का मतलब 1 किलोमीटर, 722 किलोमीटर की बात की जा रही है। भले ही यह हिमालय जितनी ऊंची नहीं है, हिमालय की ऊंचाई जो पीक है 8,848 से लेकर के कहीं कहीं 50 पे भी पाया जाता है। ग्लेशियर को लेकर के कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो उसकी जो स्थिति है सबसे ऊंचाई, वो नेपाल में है, न कि भारत में है। ये ध्यान रखेंगे। वह अलग बात है, कभी हम लोग हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे और हिमालय को लेकर के उसकी समस्याओं पे भी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आज अरावली पे फोकस करिए। अरावली क्यों इतनी जरूरी है? अरावली की रहना मानव जीवन के लिए, देश के लिए, जीवों के लिए, कहा जाए कि जो भी जीव है, चाहे प्लांट हो या एनिमल, सभी के लिए क्यों जरूरी है, यह मेन बात है दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अरावली रेगिस्तान को फैलने से रोकता है। जस्ट पहले आई टॉक टू यू, मैंने कहा आपसे कि अरावली क्या किस लिए फायदेमंद है। यहाँ पे देखिए, रेगिस्तान बनने से रोकने की बात आई। ये पहाड़ियां बारिश के पानी को कर जमीन के अंदर भेजती हैं। जब पानी रुकेगा नहीं, पानी आता कहां से है? इन्वायरमेंट से, मतलब वर्षा के पानी से। वर्षा का पानी ही सबसे बड़ा बारिश का या पानी का सोर्स माना जाता है। वहां पे यह उन्हें रोकता है, मतलब मानसून को रोक करके कुछ हद तक बारिश करने के लिए सपोर्ट करता है। थोड़ी सी समस्या क्या है, जिस दिशा से मानसून आता है और जिस दिशा में जाता है, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में अरावली की जो सिचुएशन है वो पाई जाती है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में वह रोक नहीं पाता है, लेकिन फिर भी कुछ घटक के रूप में कार्य करता है। इससे कुएं, हैंडपंप और नलकूप चलते हैं। जो पानी वहां स्टोर होता है, इनके द्वारा वह जमीन के अंदर जाता है, और वह बरसात के बाद का जो समय मिलता है, उस समय यह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पानी निकाल करके वहां के लोग अपनी दिनचर्या को चलाने का कार्य करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ यह है, अरावली दिल्ली एनसीआर को धूल रेस के तूफान से बचाती है। जो डस्टिंग निकलती है वह दिल्ली तक पहुंचने से अरावली कुछ हद तक रोकती है।
क्योंकि अरावली अपने आप में एक अच्छी खासी ऊंचाई लिए हुए है और एक अच्छी खासी चौड़ाई भी लिए हुए है। अगर अरावली नहीं रही तो पानी भी नहीं रहेगा। मतलब जो रेंज राजस्थान का है, अगर अरावली नहीं रहा तो निश्चित है वहां के जो पानी है धीरे धीरे सूख जाएगा, जमीन का पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से पानी जो ड्रेन में हो रहा है उसके कारण वह समस्या उत्पन्न होगी, यह ध्यान रखेंगे। क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर उदाहरण के रूप में अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, अगर 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं तो निश्चित है एक समय के बाद आपकी इकोनॉमिक जो स्थिति है वह बिगड़ जाएगी और आपके लिए समस्या बन जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, यह चीजें आपके लिए यहाँ पे मैंने बताया। चलिए आगे देखते हैं अरावली को क्या खतरा है। यहाँ पे अरावली को क्या खतरा है? अवैध खनन, इलीगल माइनिंग। यहाँ पे इलीगल माइनिंग की बात की जाती है, जो नियम विरुद्ध हो। इलीगल का मतलब जो कानून के अनुसार न हो। जहाँ पे कानून, यही विधिक आजादी आपको सपोर्ट करने की बात करता है। यही सब जानकारी विधिक आजादी आपको अपडेट करता है, क्योंकि विधि का मतलब ही होता है कानून और आजादी का मतलब होता है स्वतंत्रता। अगर आप कानून जानते हैं तो निश्चित है आप आजाद रह करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आपको कोई भी व्यक्ति कोर्ट तक आसानी से नहीं ले जा पाएगा। इन बातों पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे पेड़ों की कटाई, क्यों पेड़ों की कटाई कर रहे हैं? क्योंकि उस पर्वत की अलग अलग पोर्शन को लोग काट करके निकाल रहे हैं और इसी कारण से इस समस्या आ रही है। तो यहाँ देखेंगे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि जब पर्वत को प्लेन कर ले रहे हैं, अलग अलग तरह का उपयोग करके पर्वत को वो लोग अपने यूज में ले रहे हैं। पहाड़ों को काटकर सड़क और फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। मतलब जब सपोज करिए कि यहाँ पे कोई पर्वत काटा गया, यहाँ कॉलोनी बनाई गई, यहाँ जाने के लिए सड़क चाहिए, सड़क चाहिए और सड़क चाहिए तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनके लिए सामग्री चाहिए, तो यहाँ फैक्ट्री भी डाली जा रही है। इस तरह की चीजें बड़े लेवल पे वहां के लोग कर रहे हैं। इसका नतीजा मतलब रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा? पानी नीचे जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है और सूखा फैल रहा है। जब पानी का लेवल नीचा होगा तो निश्चित है जमीन में पानी की कमी होगी, तभी नीचा होगा और निकालना आसान नहीं होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वह एरिया कहाँ है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि आप के घरों में जो पत्थर लगे हुए हैं या कहते हैं मकराना का मार्बल या अलग अलग ब्रांड का मार्बल, उसमें अधिकांशतः मार्बल राजस्थान से ही आपके घरों तक आए हुए हैं। इसी अरावली का ही पार्ट है, किसी न किसी रेंज का। ये ध्यान रखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और चलते हैं सुप्रीम कोर्ट महोदय जी के पास और उनके विचार को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हिस्टोरिकल डिसीजन से क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हमेशा साफ साफ ही कहता है, ध्यान रखेंगे। लाग लपेट करके सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें बहुत रेयर केस में करता है, उसके लिए माइंड मत करिएगा, हमेशा साफ साफ बात करता है। अरावली में खनन पर सख्त रोक, मतलब इस पे स्ट्रिक्टली रोक लगाई जाए, नहीं तो फिर समस्या बढ़ती जा रही है। और समस्या जब बढ़ती जा रही है तो समझ लीजिए मानव जीवन या सभी के लिए क्या खतरा होगा। फॉरेस्ट लैंड और इको सेंसिटिव एरिया में कोई मायने नहीं। जो लैंड फॉरेस्ट लैंड है और इको सेंसिटिव एरिया है वहां पे कोई माइनिंग नहीं होगी, मतलब कोई खनन नहीं होगा बिना पर्यावरण अनुमति। इसे कहते हैं ई सिस्टम के लिए पर्यावरण मतलब नहीं होगा बिना पर्यावरण अनुमति। यहाँ पे इन्वायरमेंटल की बात की जा रही है, तो यहाँ बिना पर्यावरण के कमीशन के यहाँ अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। राज्य सरकारें बंद करके अनुमति नहीं दे सकती। आप ध्यान देंगे दोस्तों, जो पर्वत जिस राज्य में है उस राज्य की भूमि पे है, उसकी देख रेख अधिकांशतः राज्य सरकार अपने
हिस्से में रखती है, इसीलिए अलग-अलग मौके पे वह उन्हें अधिकार देती है और उस पे कार्रवाई करते हैं। पर्यावरण संविधान का हिस्सा आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 देता है। लेकिन आप अगर पर्यावरण की बात करेंगे दोस्तों, तो आर्टिकल 48 ए भी आपको पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है। आप यह भी जानते हैं कि मूल संविधान में आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी जिसे कहते हैं मूल कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी के टाइम में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, अगर आप ध्यान देंगे तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे रसिया मतलब यूएसएसआर मतलब उस समय था, अब उसे रसिया के नाम से जाना जाता है, वह वहां से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी में को 51 ए क्लाज बना करके और यहाँ पे जोड़ा गया, तो 51 ए क्लाज जी में इसका स्थान पर्यावरण का सुरक्षा और देखभाल करना मानव का कर्तव्य होगा। यह भी कहा गया। इन दोनों बातों को अगर देखेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट, तीन जगह पे आपको पर्यावरण की बातें मिलती हैं, क्योंकि पहला पर्यावरण की बातें फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 आपके लिए देता है, दूसरा आपको 48 ये देता है जो डीपीएस से आप लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, तीसरा अधिकार आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ जो आर्टिकल 51 ए है उसमें आपको उसके सीरीज में जो मूल संविधान में 10 ड्यूटीज थी अब 11 हो गई हैं, उसमें जी पार्ट में आपको पर्यावरण के बारे में आपको सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसकी रख रखाव करना आपका कर्तव्य है। तो आप ध्यान देंगे कि इन बातों से कैसे आप बच सकते हैं। कोर्ट ने क्या कहा देखेंगे, कोर्ट ने कहा अगर पर्यावरण बचेगा तभी इंसान बचेगा। मतलब कोर्ट का कहना है कि अगर पर्यावरण बचेगा तभी इंसान बचेगा, अन्यथा नहीं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा आगे क्या है ये। आज की सच्चाई क्या है? खतरा अभी टला नहीं दोस्तों। अगर खतरा टला नहीं तो आपको क्या होगा? सेंसिटिव होना होगा, सतर्क होना होगा। क्योंकि अगर इसका दोहन, एक्सप्लॉइटेशन इसी तरह से होता रहा तो आपके जो पड़ोसी राज्य हैं, आप जानते हैं कि राजस्थान में उत्तर प्रदेश से प्रवेश द्वार आगरा को माना जाता है। इसका मतलब आपके राज्य से लगा हुआ आपका भाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दिया, लेकिन क्या हुआ? आज भी कोई कई जगह अवैध निर्माण, छुप छुप कर खनन, फार्म हाउस के नाम पर जंगल की कटाई, इसलिए कोर्ट बार बार अपने डिसीजन में कहता है कानून तभी जिंदा है जब लोग जागरूक हैं। तो लोग जागरूक कब होंगे? क्योंकि कहीं न कहीं जो मानव का सबसे बड़ा स्वार्थ की बात आती है, अगर मानव अपने जीवन को केवल स्वार्थ के तराजू पे न तौले तो यह समस्या नहीं आती। तो दोस्तों अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, यह हमारी सांस है, मतलब हमारी रिस्पायरेशन भी है, हमारा पानी है, हमारा भविष्य है। अगर अरावली बचेगी तो हम बचेंगे, हमारी पीढ़ियां बचेंगी। मतलब किसी भी चीज का इतना एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां हमें कोसना शुरू करें, हमें दोष देना शुरू करें, हमें यह कहें कि इन लोगों ने हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि ये लोग अपने लाभ के लिए, अपने घरों के सीढ़ियों के लिए, अपने घरों के फर्श के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए इन लोगों ने अरावली को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और उस क्षतिग्रस्त पे अपने आलीशान मकान बना लिया, आलीशान फैक्ट्री बना लिया। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखें कि अरावली सामान्य चीज नहीं है, वो आपकी जीवन की एक पार्शियली रेखा भी है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए सतर्क हो रहा है, सरकार को सतर्क कर रहा है कि समय रहते अगर आप चेत गए तो निश्चित है आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको थैंक यू बोलेंगी। तो दोस्तों हम लोगों ने आज विधिक आजादी के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला की दूरी, उत्पत्ति, ऊंचाई और अन्य चीजों को होने वाले नुकसान को भी देखा, साथ साथ
इन बातों को चर्चा किया। हम लोग इसी तरह से अलग-अलग देश की संविधान में जो कानून का पार्ट है और खास करके जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो पार्ट है, उसको लेकर के चर्चा करते रहेंगे। आप लोग विधि गजाजी से जुड़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। चलिए, आज आप लोगों ने अरावली को लेकर के जो कंसंट्रेशन लेवल दिखाया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।